जय हिंद। तो साइंस का जो है क्लास 12 का जो है यानी क्लास 10 का जो है हम सब कवर कर रहे थे। उसमें पार्ट थर्ड जो है अपलोड कर चुके हैं, उसके जाकर देख लीजिएगा। यह पार्ट 4 है जिसमें जो है आपको हम कवर कराते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी साइंस का जो है स्पेशल क्लास 10 का जो है हम सब कवर कर रहे थे। तो क्लास 10 का जो है हम सब कवर कर रहे थे, उसमें जो है पार्ट थर्ड को हम सब कवर कर चुके हैं। तो यानी कि उसको ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि क्लास 10 में जो है काफ़ी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें अध्याय 11 तक यानी कि 11 तक हम सब कवर कर चुके हैं। 11 के बाद जो है अध्याय 12 को आज कवर करेंगे। 12 से लेकर 15-16 तक जो है टोटल जितना है आज खत्म कर देंगे। तो अध्याय 12 में जो है विद्युत के बारे में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कौन सा नियम जो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है। तो उसमें प्रभाव से यानी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है जूल का नियम। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुए कार्य क्या कहलाता है, उसे जो है विभवांतर कहा जाता है। ओम के नियम के अनुसार होता है। तो ओम के नियम के अनुसार जो है V बराबर 1 बटा यानी सर कह रहा कि V बराबर I बटा R हो जाएगा। तो ओम का नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो V बराबर I बटा R। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जा सकती है, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम से। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब गतिशील कण होते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो वह हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर हो जाएगा। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाता तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो वह भी बढ़ेगा। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल है तो वह दूरी के वर्ग के साथ घटता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है, तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक हो जाएगा। कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कण के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण को नियंत्रण करने वाला नियम दिया था, तो चार्ल्स कूलम का नियम में। एक लघुपथ परिपथ में धारा होती है तो अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। विद्युत परिपथ में जो है किसकी गति से विद्युत धारा बनती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनती है। किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था, तो वोल्टीय सेल का आविष्कार जो है एलिजांड्रो वोल्टा के द्वारा जो है किया गया था। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारा दुगनी हो जाएगी। ओम के नियम में जो है विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो वह होता है सरल रेखा। ओम के नियम में अचर राशि क्या है, तो ओम के नियम में अचर राशि जो है ताप हो जाता है। किसी चालक में जो है प्रभावित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो जब चालक का ताप अचर रहता है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, तो विभवांतर को उत्पन्न करेगा। विभवांतर किस में गति प्रदान करता है, तो विभवांतर जो है इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट पर जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, यानी AC होता है, तो वह होता है 220 वोल्ट पर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, या भारत में पूछेगा तो वह भी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज जो है केवल अमेरिका में यूज किया जाता है। R प्रतिरोध के तार में जो है L परिणाम की विद्युत धारा T समय तक प्रभावित होने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा की परिणाम में H बराबर क्या होता है, तो H बराबर L² RT हो जाएगा। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि किसी प्रतिरोध में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो वह हो जाएगा 4 गुनी। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम जो है ओम का नियम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋण आवेश पर जो है वहन करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा की दिशा को पता करने में। ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। ए मीटर एक गैल्वेनोमीटर है जिसका क्या होता है, तो समांतर करण में निम्न प्रतिरोध जुड़ा रहता है। वोल्ट मीटर एवं गैल्वेनोमीटर किसका है, तो यह श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा होता है। यानी कि ए मीटर और गैल्वेनोमीटर पूछेगा तो वह समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध से जुड़ा रहता है, जबकि वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर यह श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध से जुड़ा होता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, तो अधिक हो जाएगा।
यदि किसी तार करा कि यदि किसी तार व्यास का आधा कर दिया जाए तो तार में जो है प्रभावित धारा का मान कितना होगा, तो 1/4 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.11 यानी 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg के बराबर हो जाएगा। एक एनोनाइट एक ने एनोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाएगी। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है तो अमोनिया क्लोराइड के द्वारा होता है। दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नियम जो है किसका है, तो यह जो है कूलॉम का नियम है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो है असीमित होती है। V/I का अनुपात कहलाता है, जिसे जो है प्रतिरोध करते हैं। विद्युत धारा में क्या होता है, तो दिशा और परिणाम दोनों होता है। धारा जो है I बराबर क्या हो जाएगा, तो आवेश बटा समय हो जाएगा। एक कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 के बराबर। कुल प्रभावित विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसे जो है आवेश कहा जाता है। प्रति सेकेंड प्रभावित एक कूलॉम आवेश को कहते हैं, तो प्रति सेकेंड प्रभावित एक कूलॉम आवेश को जो है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। परिपक्व में विद्युत धारा की माप किस में की जाती है, तो अमीटर से किया जाता है। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, तो कूलॉम का नियम। किरचॉफ के धारा नियम आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, तो कुल जूल बटा कूलम कहलाता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो जस्ता का हो जाएगा। शुष्क सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, जस्ता का। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो धन बोलेगा तो वह हो जाएगा कार्बन का, ऋण पूछेगा तो जस्ता का। कह कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो क्या किया गया कार्य होगा, तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। सेल बाहरी परिपक्व में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं, तो धन ध्रुव कहा जाता है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो चालक की प्रकृति पर यह निर्भर करेगा। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को जो है दुगना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा, तो 4 गुनी बढ़ जाएगी। यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आधी हो जाएगी। बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बैटरी अथवा सेल। कह रहा है कि किसी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपक्व को क्या कहते हैं, तो उसे जो है विद्युत परिपक्व कहा जाता है। विद्युत धारा की दिशा होती है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के विपरीत दिशा में होता है। यदि ए एम्पियर, कह रहा कि यदि ए से एम्पियर को निरूपित किया जाता है तो 1A बराबर क्या हो जाएगा, 1A बराबर हो जाएगा IC/IS हो जाएगा। ए मीटर और वोल्ट मीटर को परिपक्व में क्रम से जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, यानी कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ओम के नियम के अनुसार जो है V/I एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है प्रतिरोध कहा जाता है। तार की लंबाई दुगनी कर देने पर ए मीटर का पथ्यांक क्या होगा, तो आधा हो जाएगा। चालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। चालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में क्या समान होता है, तो विद्युत धारा। उसके बाद देखिए विद्युत धारा को किसका प्रभाव माना जाता है, तो धन आवेशों का प्रभाव माना जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम हो जाएगा। एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर। किसी भाषा के शब्द ओम से निरूपित करते हैं, तो यह जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। आवेशों के लिए धनात्मक और ऋणात्मक पदों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर या किसी चालक के ताप बढ़ने पर उसकी चालकता क्या होती है, घटती है। ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच में होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। जिस ताप पर एक चालक अतिचालक में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस ताप पर एक चालक अतिचालक में बदल जाता है उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा।
12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच जो है 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कर दिया जाता है तो 24 जूल हो जाएगा। कूलाम के नियम के को क्या कहा जाता है? तो के को जो है समानुपाती नियतांक कहा जाता है। दो वस्तुओं का आपस में लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह होता है तो वह जो है धनावेशित हो जाएगा। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह होता है ऋण आवेशित। उसके बाद देखिए अध्याय 13 में जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में कवर करेंगे। कह रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है तो वह हो जाएगा जनरेटर। कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है तो विद्युत मोटर। विधि के स्विचों को जो है किस में लगाया जाता है तो लाइव तार में लगाया जाता है, यानी विधि के स्विच को जो है किस में लगाया जाता है? लाइव तार में। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है तो नियॉन और पादर वाष्प का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ से कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं तो विद्युत परिपथ में जो है कनेक्शन 2 प्रकार के होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। उसके बाद देखिए ऐसा वायर जो घरों में बिजली जो है संचालित करते हैं उन्हें किसकी कोटिंग की जाती है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग किया जाता है। सर्किट में करा कि सर्किट में श्रृंखला में जो है प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान होता है तो एक ही रहता है। किसी परिपथ में जो है विद्युत प्रभावित होने का केवल एक मार्ग होता है तो वह होता है श्रेणी। एसी और डीसी किसके रूप में होता है तो चार्ज का प्रभाव के रूप में होता है। धारा प्रभाव को जो है सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं तो उसे जो है जूल का नियम कहा जाता है। उसके बाद देखिए विद्युत मान्य तार किस रंग का होता है तो यानी कि जो विद्युत मान्य यानी पॉजिटिव तार जो होता हुआ है लाल रंग का होता है। लेकिन घरेलू विद्युत परिपथ में जो है उदासीन या फिर इसे कहते हैं जीवित तार जो है होता है लाल रंग का, लेकिन उदासीन तार जो होता है वह होता है काला रंग का। पृथ्वी का विभव हमेशा क्या होता है तो वह हो जाता है शून्य। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो न्यूटन प्रति एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा को क्या कहते हैं तो उसे जो है फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम कहा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है तो विद्युत चालक में जो है बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है दिशा बताता है विद्युत चालक। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिणाम और दिशा दोनों हो जाता है। विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अति भारवन के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है तो वह हो जाएगा फ्यूज। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए जो प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है नर्म लोहा का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा अंगुली के बीच का कोण कितना होता है तो 90 डिग्री का हो जाएगा। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ होगा तो वह हो जाएगा शून्य। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा होगी तो वह होता है अधिकतम। उसके बाद देखिए विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं में प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे की होती है क्या होता है विपरीत। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो वह होता है बंद वक्र का। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे जो है चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक है तो वह है एक सदिश राशि। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है अधिक प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कभी नहीं काटती है। एक स्थिति आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है तो केवल विद्युत क्षेत्र को। एक नियत वेग से जो है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक त्वरित आवेश उत्पन्न करती है तो विद्युत चुंबकीय तरंग। किसी धारावाही चालक से जो है दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है तो घटती है। किसी धारावाहिक चालक से जो है दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है घटती है। किसी धारावाही फास यानी कि लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वह होता है अधिकतम, यानी किसी धारावाही लूप के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है सबसे अधिक। किसी धारावाही लूप में जो है फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बढ़ेगा।
कह रहा है कि पास लपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? तो उसे जो है परिनालिका कहा जाता है। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वह होता है एक समान। एक विद्युत धारावाही परिनालिका किसके भांति होता है? तो वह होता है क्षण चुंबक के भांति। सबसे पहले किसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल लगना चाहिए? तो एम्पियर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल अधिकतम कब होता है? जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपस में लंबवत हो। चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंब यानी MRI का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शरीर के भीतर विभिन्न भागों का प्रतिबिंब लेने के लिए। डायनमो या विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय परिणय पर कार्य करता है। AC जनरेटर को जो है DC जनरेटर में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विभक्त बलय, जिसे रेक्टिफायर भी कहते हैं। हमेशा देश में जो है विद्युत मान्य तारे और उदासीन तार के बीच का जो है विभवांतर कितना होता है? तो वह हो जाएगा 220 वोल्ट। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को विराम में रखा जाता है तो कोई बल नहीं लगता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे आवेशित कण पर बल लगता है तो जब वह गति की अवस्था में हो। यदि अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल का मान होगा तो वह हो जाएगा 0। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे जो चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर हो जाएगा। एक टेस्ला यानी कि गॉस बराबर होता है, यानी एक टेस्ला जो है कितना गॉस के बराबर होता है? 10⁴ के बराबर। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो अस्थायी चुंबक जो है नर्म लोहा का बनाया जाता है। लेकिन पूछेगा अस्थायी चुंबक जो है यह स्टील का बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है फेरोमैग्नेटिक। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त है? तो वह है नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिकतम या अधिक उपयुक्त है? तो वह है नर्म लोहा का। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर एक लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है? तो वह है क्यूरी तापमान। सीमेंस किसका SI मात्रक है? तो सीमेंस जो है वह चालकता का SI मात्रक हो जाएगा। ओम मीटर से किसे मापा जाता है? तो ओम मीटर से जो है विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। फ्लोरेंस लैंप में जो है चौक का प्रयोग किस काम में किया जाता है? तो प्रतिरोधकता के रूप में कार्य किया जाता है। विद्युत परिपक्व में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? तो उसे जो है विद्युत शक्ति कहा जाता है। मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार की क्रिस्टलीय पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट क्रिस्टलीय पाया जाता है। मधुमक्खियों के उदर में जो है किस प्रकार के क्रिस्टलीय पाया जाता है? मैग्नेटाइट। उसके बाद देखिए सीधे धारावाही तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है तो सकेंद्रीय वृत्ताकार होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब जो है 10 घंटे जलता है तो 5 प्रति यूनिट की दर से विद्युत खपत होगी। तो याद रखिएगा कि 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटा प्रतिदिन जलाएंगे तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे और 5 से गुना यानी 5 प्रति मिनट जो है तो यह हो जाएगा 5 रुपया। 100 वाट का बिजली का बल्ब जो है यदि 10 घंटे जले तो बिजली की खर्च कितना होगा? तो 1 इकाई यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा। विद्युत घंटी किस प्रभाव का कार्य करती है? तो विद्युत घंटी जो है यह विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो AC वोल्टेज का अपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी कि अप और डाउन करने के लिए। उसके बाद देखिए फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो चालक की गति के दिशा की ओर। फ्लेमिंग के का बाह्य हस्त नियम के अनुसार तर्जनी को किस ओर संकेत करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम के नियमानुसार जो है मध्यमा किस ओर संकेत करता है? तो चालक में प्रभावित विद्युत धारा के दिशा की ओर। किसी सीधे चालक में जो धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। घरेलू वायरिंग 3 तार होते हैं। घरेलू वायरिंग में जो है 3 तार होता है। तो गर्म जो है जिसे जीवित कहते हैं, ठंडा जो उदासीन होता है और अर्थ जो है भूयोजित यानी भूमि से संपर्क होता है। इनका रंग कैसा होता है? तो गर्म या जीवित तार जो है लाल रंग का हो जाएगा, ठंडा या उदासीन जो है काला रंग का हो जाएगा और अर्थ या भूमि योजित तार होगा वह हरा हो जाएगा।
स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच जो है गर्म तार में लगाया जाता है। विद्युत फ्यूज आधारित है तो धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है तो विद्युत तन्य तारों में जोड़ा जाता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं तो उसे जो है जनरेट कहा जाता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री का कोण बनाती है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है तो चालक का प्रतिरोध जो है नगण्य होता है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है तो फैराडे का नियम पर आधारित है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दे वह कहलाता है बैटरी कहलाता है। शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल को जो है शुष्क सेल कहा जाता है। चंबुक का चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा तो एम्पियर मीटर हो जाएगा। चंबुक का चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है तो 3600 जूल के बराबर। फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम जो है विद्युत अपघटन से संबंधित है। कार का बैटरी का कैथोड किसका बना होता है लेड ऑक्साइड का बना होता है। ट्रांसफार्मर किसको इंगित कर या रूपांतरित करता है? ट्रांसफार्मर जो है धारा एवं वोल्टेज को दोनों को रूपांतरित करता है। एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है तो कांसा को। एक साधारण चुंबक जो है किसे आकर्षित नहीं करेगा? कांसा को। बे मेटल डिटेक्टर जिनमें होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह इसके द्वारा संचालित किया जाता है फैराडे के नियम पर। किसने जो है विद्युत चुम्बकीय और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है? जेम्स मैक्सवेल के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए अध्याय 14 में जो है ऊर्जा का स्रोत को कवर करेंगे। पहला कि जीवाश्म ईंधन के दहन का हानिकारक प्रभाव है तो वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस गैस का में वृद्धि जो है यह जो है जीवाश्म ईंधन के दहन का हानिकारक प्रभाव होता है। तापीय विद्युत षड्यंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो उसमें ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। बांध में संचित पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है तो वह होता है स्थितिक ऊर्जा। बांध में जो है संचित पानी का किस प्रकार का ऊर्जा होती है तो वह होता है स्थिति ऊर्जा। करा कि जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल के स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जल एक नवीकरणीय स्रोत है। जल क्या है तो यह एक नवीकरणीय स्रोत है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर। ऊर्जा का एक अनवीकरण स्रोत है तो वह हो जाएगा नाभिकीय ईंधन। गोबर फसलों के काटने के बाद जो है बचे अपशिष्ट सब्जियों के अपशिष्ट जैव मात्रा कहलाता है। जैव मात्रा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होती है तो जैव गैस निकलती है। जैव गैस का मुख्य घटक है तो वह हो जाएगा मीथेन। बायोगैस के जलने से राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं बचता है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। उसके बाद देखिए जैव गैस संयंत्र में शेष बची असलरी को जो है खाद के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। पवन की गति ऊर्जा का उपयोग से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और किस देश को जो है पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। पवन ऊर्जा के उपयोग की एक सीमा नहीं है, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणें के लंबवत स्थिति खुला क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली ऊर्जा को कहते हैं तो उसे सौर स्थिरांक कहा जाता है। पृथ्वी के लिए सौर स्थिरांक होता है तो 1.4 kg से लेकर 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। करा कि अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जो है सौर कुकर के अंदर के भाग को काला रंग से पेंट किया जाता है। बॉक्स कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। परवलय कुकर में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सौर सेल बनता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सौर सेल का उपयोग किया जाता है खिलौने में, ट्रैफिक सिग्नल में और मानव निर्मित उपग्रह में जो है सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। ज्वार भाटा किसका परिणाम है? तो ज्वार भाटा जो है चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का परिणाम है। ज्वार भाटा में जल के स्तर चढ़ने और गिरने से कौन सा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। OTEC विद्युत षड्यंत्र से संबंधित है तो यह जो है महासागरीय तापीय ऊर्जा से संबंधित है।
महासागर पृष्ठ के तप्त जल उपयोग जैसे बाष्पशील द्रव्यों को जो है उबलने के लिए किया जाता है अमोनिया का। समुद्र तरंग ऊर्जा में जो है टरबाइन घूमने के लिए तरंगों की जो है किसका उपयोग किया जाता है, गति ऊर्जा का। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है तो तप्त स्थल, गर्म चश्मा और भूमिगत तप्त जल जो है यह भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में जो है नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो नियंत्रण नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है तो वह है थोरियम। नाभिकीय शक्ति नाभिकीय शक्ति संयंत्र में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है यूरेनियम का, थोरियम का और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय शक्ति में। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में जो है यूरेनियम नाभिक को तोड़ने के लिए किस में बमबारी कराया जाता है या किससे बमबारी कराया जाता है, न्यूट्रॉन से। सूर्य तथा तारे के विशाल ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य या तारे का विशाल ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में होने के लिए आवश्यक शर्त है तो मिलियन कोटि केल्विन ताप और मिलियन कोटि पास्कल दाब और हल्के नाभिक, ये सब जो है नाभिकीय संलयन होने के लिए आवश्यक है। कौन सा तापमान नाभिकीय संलयन के लिए पर्याप्त है तो 107 केल्विन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय बम से अधिक विनाशक होता है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय बम से अधिक विनाशक होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है 1905 में कौन सी समीकरण दिया था, E = mc²। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, जबकि एक एवोगाड्रो बराबर होता है, एक म्यू बराबर होता है 931 म्यू के बराबर। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। प्राकृतिक गैस गोबर गैस का मुख्य घटक है तो वह हो जाएगा मीथेन। नाभिकीय संलयन में प्रायः ईंधन के रूप में उपयोग होता है तो हाइड्रोजन और इसके समस्थानिक। अगर पूछेगा कि हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है तो वह हो जाएगा 3। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा जिसे ब्रेक ने डिजाइन किया था तो वह है अप्सरा। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति संयंत्र है तो वह है तारापुर। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति है तो वह है कुंडनकुलम। जबकि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यानी मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो भारी जल का। भारी जल को जो है D2O कहा जाता है, इसका अनुभार जो है 20 हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है तो कैडमियम का छड़। किसी नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त या मुक्त ऊर्जा होती है तो 200 मेगावाट होता है। उसके बाद देखिए ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है तो वह है सूर्य। गोबर गैस एक प्रकार की है तो वह है बायोगैस। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो वह है सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो वह है जीवाश्म ईंधन। नरौरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है तो नरौरा जो है विद्युत परमाणु यह यूपी में है। पर तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है तो CNG का। ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किस में होता है तो जीवाश्म ईंधन में। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होता है तो कुछ नहीं होता है। कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है तो यह जो है तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ है तो कैगा जो है कर्नाटक में है। काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है तो गुजरात में। कल्पक्कम पूछेगा, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है तो कल्पक्कम भी हो जाएगा तमिलनाडु में। कल्पक्कम और कुंडलकुलम जो है यह दोनों जो है तमिलनाडु में है। कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो है बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है तो यूरेनियम 235 का। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस पर आधारित है तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। कल्पक्कम प्रसिद्ध है तो यह परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित किसकी संख्या को जो है कम करने तथा अभिक्रिया को नियंत्रित करने या रखने हेतु नियंत्रण छड़ का प्रयोग किया जाता है तो वह हो जाएगा न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण का जरूरत होती है तो न्यूट्रॉन का। दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाए तो ऊर्जा निर्मित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसे जो है नाभिक के संलयन कहा जाता है। LPG गैस का मुख्य अवयव क्या होता है तो LPG गैस का मुख्य अवयव जो है वह हो जाएगा ब्यूटान। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। जबकि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा मीथेन। CNG का भी मुख्य अवयव क्या हो जाएगा मीथेन। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था तो ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना जो है जोसेफ फोरियर ने किया था। जुगाली करने वाले पशुओं से जो है जिस ग्रीन हाउस गैस का निष्करण होता है वह हो जाएगा मीथेन। ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किसमें होता है तो जीवाश्म ईंधन के रूप में।
पवन चक्की की घूर्णी गति में जो है ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा के रूप में। सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन सा विकिरण होता है तो अवरक्त विकिरण होता है। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में जो है जिस गर्मी की अनुभूति होती है वह उसमें कौन सा विकिरण होता है तो अवरक्त विकिरण होती है। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था तो हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। उसके बाद देखिए नाभिकीय संलयन के दौरान दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाता है और सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। सितारों में जो है प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। पोखरण 2 जो है परीक्षण कब किया गया था तो पोखरण 2 परीक्षण जो है 11 मई 1998 को किया गया था। भारतीय परमाणु आयोग ने जो है पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया था तो 18 मई 1974 को। पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो है 1974 में आधिकारिक कोड किया था तो वह था स्माइलिंग बुद्धा। ये पूछेगा कि परमाणु जो है पोखरण में पहला किया गया था भूमिगत नाभिकीय परीक्षण तो वह किया गया था 18 मई 1974 को, लेकिन दूसरा पूछेगा तो वह हो जाएगा 11 मई 1998 को, यानी दोनों जो है मई का महीना में ही किया गया था, लेकिन पहला का जो कोडिंग था तो वह था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद देखिए जब विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है तो जल विद्युत ऊर्जा। करा कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है तो वह है नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। उसके बाद देखिए किस विकिरण प्रकारों में से किस में जो है सर्वाधिक ऊर्जा होती है तो वह होता है एक्सरे में। जार्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। जार्कोनियम जो है वह रेडियो एक्टिव नहीं है। किस वैज्ञानिक को जो है फादर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है तो फादर ऑफ हाइड्रोजन जो है एडवर्ड टेलर को कहा जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है तो वह हो जाएगा सीसा। यदि किसी ऊंचाई से एक प्लेट को फर्श पर गिराया और वह जमीन से टकराती है तो प्लेट की अधिकांश स्थिति ऊर्जा बदल जाती है तो वह ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती के जलने में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार का होता है तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में। साइकिल चलाने या शारीरिक कार्य को करने के लिए पेशी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। साइकिल चलाने या शारीरिक कार्य करने में जो है कौन सा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है पेशी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में जो है ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था तो वह था लकड़ी। ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो है कोयला के उपयोग ने जो है औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया था। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनविकरणीय स्रोत माना जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो है मुक्त हो जाती है। उसके बाद देखिए अध्याय 15 में जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बारे में कवर करेंगे। तो ये जो है अध्याय 15 आज का लास्ट टॉपिक है और क्लास 10 का जो है लास्ट अध्याय होगा। तो इससे पहले जो है 1, 2, 3 जो है क्लास 10 का जरूर जाकर देख लीजिए, वह प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा। पहला इसमें है कि वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में किया गया था तो वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में किया गया था। चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था यह 1973 में हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था 1985 में। वसुदेव कुटुम्बकम का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार। वसुदेव कुटुम्बकम किस वेद का एक हिस्सा है तो वह है अथर्ववेद का। कोलीफॉर्म में जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव के किस अंग में पाया जाता है तो आंत में पाया जाता है। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक कितना किलोमीटर की यात्रा करती है तो वह करेगा 2500 किलोमीटर तक। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन था तो वह था 2014 का। स्वच्छ गंगा के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम बिंग है जिसे किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था तो वह किया गया था 2016 में। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है तो कोयला जो है यह वैकल्पिक स्रोत नहीं माना जाता है। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है तो वह है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। बिश्नोई आंदोलन में किस ने जो है विरोध में शुरू हुआ गया था या किया गया था तो पेड़ संरक्षण में। बिश्नोई आंदोलन का संबंध किस राज्य से है तो वह है राजस्थान से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 में शुरू हुआ था। 1731 में जो है अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था तो खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु जो है अपना बलिदान दिया था।
अमृता देवी बिश्नोई ने जो है 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में जो है खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु कितने लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था? तो वह 363 लोगों को। चिपको आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ है? तो चिपको आंदोलन जो है यह गढ़वाल के रैनी गांव में प्रारंभ हुआ था। आराबड़ी मिदनापुर के वन में किस अधिकारी ने जो है ग्रामीण को वृक्षारोपण अभियान में जो है शामिल किया गया है? तो A.K. बनर्जी के द्वारा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्र में जो है साल वृक्ष का संरक्षण किया गया है? तो 1272 हेक्टेयर में। चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में कब हुआ था? तो यह हुआ था 1970 के दशक में। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है तो वह हो जाएगा वन। हम जल का पीएच सरलता कैसे ज्ञात करते हैं? तो सर्वसूचक के द्वारा। भौम जल क्या है? तो भू सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाए जाने वाला जल को जो है भौम जल कहा जाता है। कौन जल संग्रहण करने पुरानी व्यवस्था है? तो वह हो जाएगा बंधिस। उसके बाद अध्याय 16 देखिए। अध्याय 16 में जो है हमारे पर्यावरण के बारे में कवर करेंगे। परितंत्र के घटक हैं तो परितंत्र का घटक हो जाएगा जैव अजैव। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पर्यावरण के अजैव घटक का उदाहरण है तो वह है वायु। किसी परितंत्र में जो है सभी हरे पौधे कहलाते हैं तो उसे जो है उत्पादक कहा जाता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है तो जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है सूखी पत्तियां। एक कृत्रिम परितंत्र है तो वह हो जाएगा बगीचा। आहार श्रृंखला के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की कितनी प्रतिशत मात्रा हस्तांतरित होती है? तो वह हो जाएगा 10%। परितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव का सही दिशा है तो उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक हो जाएगा। किस मंडल को जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं? तो समताप मंडल को जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत में जो है क्षरण CFC में उपस्थिति सक्रिय किसके कारण होता है? तो क्लोरीन के कारण। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। आहार श्रृंखला में द्वितीय पोषी स्तर होता है तो वह होता है शाकाहारी। आहार श्रृंखला में जो है द्वितीय पोषी स्तरी होता है तो वह होता है शाकाहारी। सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग हरे पौधे द्वारा खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तन किया जाता है? 1%। कौन जो है गैस वायुमंडल में कभी होने से कौन सा गैस वायुमंडल में कभी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैल सकती है? ओजोन गैस। उसके बाद कह रहा है कि किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषी स्तर के लोग आते हैं तो तृतीय पोषी स्तर में आएगा वह आ जाएगा मांसाहारी। उच्च पोषी स्तरों में पोषी स्तरों में जो अजैव निम्नीकरण रसायनों की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जो है जैव आवर्धन कहा जाता है। वे सभी सजीव जो सौर ऊर्जा को ग्लूकोज अणु के संरक्षण या संश्लेषण में उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे जो है उत्पादक कहा जाता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होगा एक दिशीय यानी एक दिशा में। परितंत्र में अपघटक का उदाहरण है तो परितंत्र में अपघटन का उदाहरण है जीवाणु एवं कवक। ओजोन का निर्माण होता है तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से जो है ओजोन का निर्माण होता है यानी कि O3 को जो है ओजोन कहते हैं। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किस परिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादक के रूप में। किसी भी परितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है तो उसे जो है अन्योन्याश्रय कहा जाता है। किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है तो वह होता है उत्पादक के रूप में। मृदा जल वायु किस आवास के घटक है? तो यह सब जो है अजैव घटक है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1987 में। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है तो ओजोन गैस का आणविक सूत्र हो जाएगा O3। सही आहार श्रृंखला है तो सही आहार श्रृंखला हो जाएगा घास हिरन शेर यानी घास को हिरन खाएगा और हिरन को शेर खाएगा। कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो शैवाल जलीय कीट मछली ये सब जो है जलीय आहार श्रृंखला है यानी शैवाल को जलीय कीट खाएगा और जलीय कीट को मछली खाएगी। किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में जो है जंगली जानवर को रखते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण इस प्रकार होता है तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। किसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे जंतुओं या दोनों पर निर्भर होता है? तो वह हो जाएगा परपोषित संघटक। कौन अपना भोजन मुक्त पौधे से प्राप्त करता है? शाकाहारी। कौन जो है अपना भोजन मुक्त जो है पौधे से प्राप्त करता है? शाकाहारी।
कौन सा उपभोक्ता स्वयं के पोषण हेतु शाकभक्षी प्राणियों के पर निर्भर करेगा? तो शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर करेगा मांसाहारी जीव। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? तो मांसाहारी। कौन सा जो है उपभोक्ता नीचे के तीनों पोषक स्तरों के आहार को प्राप्त करता है? तो वह करता है सर्वाहारी। सर्वाहारी जो है शाकाहारी को भी खाता है और मांसाहारी को भी। वे जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं तो उसे जो है परजीवी कहते हैं। वे जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो उसे परजीवी कहते हैं। उसके बाद देखिए किसमें जो है बाह्य कोशिकीय पाचन होती है? तो बाह्य कोशिकीय पाचन जो है मृत जीवी में होता है। जिसमें जंतु आते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं उसे जो है प्राणी समभोजी कहा जाता है। जिसमें जंतु आते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करता है उसे जो है प्राणी समभोजी में रखा गया है। जैव अपघटक क्या होता है? जो पौधे एवं जंतुओं के अपघटन से आहार प्राप्त करता है वह हो जाएगा सर्वाहारी। जैव अपघटक क्या होता है? जो पौधे एवं जंतुओं के अपघटन से आहार प्राप्त करता है वह हो जाएगा सर्वाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दवाली किसने प्रस्तुत की थी? तो वह क्या था? टेंसले ने। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है तो वह हो जाएगा वायु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट हैकल थे। कौन सा संगठन आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होता है? तो वह हो जाएगा स्वपोषित संगठक। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो होती है अपघटक का हो जाएगा। कौन से प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है? तो तालाब, झील, यह सब जो है प्राकृतिक तंत्र का उदाहरण माना जाता है। कौन सा कथन जैव आवर्धन को परिभाषित करता है? तो वह करेगा खाद्य श्रृंखला में। कौन सा कथन जो है जैव आवर्धन को परिभाषित करता है? खाद्य श्रृंखला में। स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्वपोषी जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं उसे जो है परितंत्र कहा जाता है। जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वह रहता है उसे परितंत्र कहते हैं। उत्पादों में सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। उत्पादों को सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये जो है क्लास 10 का जो है हम टोटल कवर कर लिए हैं। तो इसमें जो है 16 अध्याय दिया हुआ था, तो 16 अध्याय को जो है हम सब कवर कर लिए हैं। तो इसे जाकर जरूर देखिएगा। और इसके अलावा जो है आपको इसमें इसी बुक में जो है रेलवे, एसएससी और बिहार का जो स्पेशल जो है एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है साइंस का क्वेश्चन, उसको भी आपको अगर बोलिएगा तो कवर करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।